हरिओम उमानंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। आइए इसमें बिना देरी किए हम इस प्रश्न को समझते हुए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का आगमनात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था या प्रतिपादन किया था, किसने बताना है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, मार्क्स। अब आगमनात्मक का मतलब होता क्या है? आगमन मतलब बाहर से कहीं कोई आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आगमन। आगमन हुआ है किसी का हमारे घर में। उसी तरह से इसका अर्थ होता है कि बाहरी व्यवहार को बताते हुए किसी निश्चित नियम पर पहुंचना, उसको क्या कहते हैं? आगमनात्मक विधि। यानी बाहरी व्यवहार से बात को कोई शिक्षक उदाहरण दे करके फिर नियम बताता है, उदाहरण देते हुए फिर नियम तक पहुंचता है, तो उसे कहते हैं, उसे शिक्षण की आगमनात्मक विधि कहते हैं। तो इस आगमनात्मक विधि को दिया था अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। आगे चलते हैं, शिक्षण की वाद विवाद विधि या संवाद विधि को किसने दिया था? ये सब चर्चित हैं, हालांकि कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं तो पूछे जाते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में तो सामान्य और निम्न स्तर और उच्च स्तर तक क्वेश्चन रखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब स्मृति लेवल, बोध लेवल और चिंतन लेवल तक प्रश्न रखे जाते हैं। इस समय पूछे भी जाते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें तो शिक्षण की वाद विवाद विधि या संवाद विधि को किसने दिया था? संवाद विधि का मतलब किसी विषय पर चर्चा के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करना, किसी बारे में जानना। वहाँ पर जहाँ पर आदमी पढ़ नहीं पाता, वहाँ सुन करके बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, चाहे वो जीके से संबंधित हो, चाहे गूढ़ रहस्य से संबंधित चीज़ें हो, चाहे चिंतन से संबंधित हो, चाहे समस्या समाधान से संबंधित चीज़ें हो, चाहे जो है लौकिक हो या पारलौकिक हो, यानी जो दिखाई देता है उससे संबंधित हो, जो नहीं दिखाई देता हो उससे भी संबंधित हो। जैसे हमारी आँखें हमारे बस में नहीं है, कान हमारे बस में नहीं है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। कान स्वतंत्र है, आँख स्वतंत्र है, नाक भी स्वतंत्र है। जिह्वा पे जो कुछ भी जाएगा वो आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी बताने में। कोई आवाज़ हो रही तो आप मना कर दोगे कि कान को कि मान जाओ, मत सुनाई दो, तो मान जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आदमी एक भ्रमवश मूर्खता के जाल में फंसा हुआ है। शरीर के सभी अंग प्रकृति के विधाता की कृपा से अपना अपना काम करते हैं, फिर भी आदमी कहता है कि हम करते हैं। वास्तव में इस संसार में करने वाला विधाता ही है। ये आदमी की मूर्खता है कि समझता है कि हम कर रहे हैं। भोजन क्या आप चाहेंगे कि पचे? आप चाहेंगे भोजन पचे तो किसी को बीमारियां नहीं होती। जब चाहे जितना चाहे उतना खाओ, जब चाहे उतना पचा ले, ऐसा नहीं है। आपके बस में आपका शरीर का कोई अंग नहीं है, फिर भी आदमी मूर्खता बस, अज्ञानता बस, भ्रम बस ऐसा कहता है कि हम कर रहे हैं। जो कुछ होता है सब विधाता और प्रकृति की ही देन है, विधाता की प्रकृति की ही देन है। तो चलिए, बड़ी अचरज की बात है, इसे ध्यान से समझेंगे तो बड़ी आनंद आएगा कि आदमी किस तरह से अज्ञानता में, माया में चक्कर काटता रहता है। आगे चलते हैं। अगर इस महत्वपूर्ण बात को देखें तो इन्होंने वाद विवाद, यानी हमने बताया किसी विषय पर चर्चा के माध्यम से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उसके विषय में जानकारी, संपूर्ण बातों को समझना, सीखना, व्यवहार करना इत्यादि सीखा जाता। तो ये जो है संवाद विधि जिसको हम कहते हैं, इसको दिया था प्लेटो ने दिया था। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें से दो में से कोई न कोई आता ही रहता है, सामान्यतः आते रहते हैं। वैसे हम विशेष रूप से क्या कहें, प्रश्न जैसा सेट हो। अगला है, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? यानी खेल के माध्यम से बच्चों को से, जैसे खिलौना के माध्यम से या फिर अन्य खेल के माध्यमों से। जैसे खेल के माध्यम से अनुशासन बहुत सरलता से लोग सीखते हैं, बच्चे कोई भी हो। तो इस प्रकार से खेल के माध्यम से किसी गणित का या किसी विषय का या किसी गणना का, ये सब चीज़ें जो सिखाई, ये जो विधि का इसमें जन्मदाता थे कॉल्डवेल कुक इस विधि के जन्मदाता थे, जिन्होंने बताया कि खेल के माध्यम से किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है। वो चाहे आज के समय में तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, कंप्यूटर के माध्यम से और सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार कर दिया जाता है, चलचित्र के माध्यम से, और इस तरह से भी फील्ड में भी खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सब सीधा सीधा आपको रट लेना है, थोड़ा सा समझना है कि जहाँ शब्द का अर्थ थोड़ा उलझन में न रहे, शब्द स्पष्ट रहे, तो उसका आप अच्छे से अर्थ लगाते हुए उसे याद करने में सफल हो जाए। अगला है, चौथा है क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का मतलब कोई भी आदमी होता है वह अपने अंदर अंतः शक्तियों के कार्य से सीखता है।
जैसे सूझ का सिद्धांत, कोहलबर्ग का जो है, सूझ का जो सिद्धांत है वह भी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। यानी कहने का मतलब बनमानुष जो है अपने अंदर सूझ उत्पन्न करता है, इसलिए एकाएक समस्या के समाधान तक पहुंचता है। तो जो अंतर्दृष्टि का मतलब, हम जब तक अपने अंदर से तैयार नहीं होंगे सीखने के लिए या कोई व्यवहार करने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते, तब तक हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती या ज्ञान का व्यवस्थित रूप नहीं हो सकता है। यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट कॉल्डवेल कुक नहीं, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। इसमें गेस्टाल्टवादियों में कई जो है इसमें जो है मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, जो इस बात पर अधिक बल देते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जब तक अधिगमकर्ता अपने अंतः गुणों के अनुसार सीखने के लिए नहीं तैयार होता है, जब तक वह अपने अंतः गुणों का, अंतः शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का वह इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह व्यवस्थित रूप से सीखने की अवस्था उसके लिए उत्पन्न नहीं होती। बाहरी चाहे जो भी हो, जब तक वह अंतर्दृष्टि से नहीं तैयार होगा तब तक नहीं सिखाया जाता। जैसे आप मंदबुद्धि बालक है या मूर्ख बालक है या पागल है, तो उसके अंदर क्या है? आंतरिक चेतना, अंतर्दृष्टि, अपनी मानसिक रूप से अंतर्दृष्टि कम होने का अर्थ वो नहीं सीख पाता या बहुत कम सीख पाता है। तो इन लोगों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अधिगम अगर कराना है तो अधिगमकर्ता को आंतरिक रूप से अपनी अंतः शक्तियों के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। इसलिए उसके अंतः शक्तियों को इस तरह से अभिप्रेरित और जागृत कर दिया जाए ताकि वह साधारण रूप से हर चीज़ को सीख सके। तो ये रहा चौथा में इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसमें गेस्टाल्ट भी आ सकता है। गेस्टाल्टवादियों में जितने लोगों का नाम है, कम से कम 7, 8, 10 लोगों का नाम है, वो भी उसमें से किसी को पूछ सकता है। जब कभी उसका विकल्प आएगा तो डिटेल में समझाते हुए बता देंगे। अगला है शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, हाँ अच्छा से लिखावट आपकी अच्छी है तो समझिए कि आपकी शिक्षण कुशलता अच्छी है। सुंदर लिखने का तात्पर्य है कि आप किसी कार्य को जिम्मेदारी से कर रहे हैं, मन लगाकर। आगे है ये कौशल है, कुशलता है। हाँ, प्रश्न पूछना। प्रश्न कौन पूछता है? अध्यापक पूछेगा? यहाँ पूछता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कब प्रश्न पूछेगा? जब अध्यापक मन से पढ़ाएगा, उनके चिंतन लेवल तक, उनके जो है तर्क की क्षमता को, उनके चिंतन की क्षमता को, यानी समस्या समाधान की क्षमता को, सूझ की क्षमता को, व्यवहारिक क्षमता को पढ़ाते हुए जब विकसित करेगा तब बच्चे प्रश्न पूछेंगे। तो वास्तव में बच्चों का प्रश्न पूछना बच्चों की कुशलता के संग संग अध्यापक के शिक्षण की भी कुशलता है। यहाँ भ्रम इसी विकल्प पे होता है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। बच्चे अगर कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो अध्यापक बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो उत्तम है, उत्तम दिशा में है, उत्तम रूप में है, उत्तम व्यवहार में है। इसलिए जो है यह भी जो है प्रश्न पूछना भी क्या है? शिक्षण का कौशल है। प्रश्नों को हल करना, हाँ अगर अध्यापक टैलेंटेड है, मेहनत से पढ़ाता है तो वह प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल करके बच्चों को प्रस्तुत कर देगा। तो यानी यह भी कौशल है। यानी इसमें जो चौथा विकल्प है सभी, ये वाला सही हो जाएगा। यानी शिक्षण की कुशलता से संबंधित है, ये तीनों संबंधित है, अर्थात चौथा विकल्प सभी सही हो जाएगा। आगे हम छठा क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों को सीखने में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अगला है नकारात्मक। ये तो है ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए कि बच्चों को, हाँ नकारात्मक नहीं हो, ऐसा नहीं कहें बार बार कि ऐसे। इसको समझिए थोड़ा सा विकल्प को। नकारात्मक का मतलब होता है कि उसके संग उल्टा व्यवहार ना करें, उल्टा व्यवहार करें, तो ऐसा होना चाहिए नहीं, ये गलत है। दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण। हाँ, जब माता पिता सहानुभूति दिखाते हैं तो लड़के और लड़कियां अक्सर बिगड़ते हैं। याद रखिए, सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि उसके गलत व्यवहार को आप एक्सेप्ट कर लें या गलत व्यवहार को नज़रअंदाज कर दें। तो सहानुभूति भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो प्यार में, प्रेम में लड़के लड़कियां को माता पिता नाग नागिन की भांति खाते चले जाते हैं, अर्थात उसकी योग्यता को, उसके अच्छे स्वभाव को समाप्त कर देते हैं। याद रखिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब तपस्या, सब को प्रारंभ में कष्ट ही उठाना पड़ता है, तब वो अच्छा ही। तो ये सहानुभूति वाला भी व्यवहार उचित नहीं है। अग्रोन्मुखी होना चाहिए या तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है वह सीखे चाहे न सीखे, पढ़े चाहे न पढ़े, न बोलना, इसको भी बोलते हैं तटस्थ। यानी कि उससे कुछ भी लेना देना नहीं, बस अपना धर्म निभा देना और बकिया किसी से लेना देना नहीं। तो यह भी व्यवहार गलत है,
क्योंकि अगर आप बच्चे के पीछे पैसा लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, विद्यालय में भेज रहे हैं तो उसका हिसाब भी रखना चाहिए। तो यह भी ये भी गलत होगा। यानी माता पिता को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? अग्रोन्मुखी मतलब कि बालक को प्रोत्साहित करें आगे पढ़ने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, यानी उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलते रहें, समझाते रहें, प्रेरणा देते रहें, पैसा देते रहें, व्यवहार करते रहें, ताकि वह बालक को अपने विषय में, अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, अपने सूझ समझ में, अपनी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी में प्रोत्साहन सतत मिलता रहे। अब इन सब शब्दों का अर्थ आपको जानना जरूरी है। अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये वाला सही है, ग वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। मुझे उम्मीद है कि इन 6 क्वेश्चनों को आप समझते हुए अच्छे से याद कर लेंगे। याद कर लेंगे तो झट से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।